हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 नए लेबर कोड्स के बारे में जिसको लोकसभा के द्वारा पास किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो 3 नए लेबर कोड्स हैं इसका पास होना क्यों हिस्टोरिक और पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट है। तो वो इसलिए है क्योंकि जब भी हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा क्यों नहीं करती या फिर इंडिया ज़्यादा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाता, तो वन ऑफ द रीज़न, एक कारण जो हमेशा ही दिया जाता है वो ये है कि इंडिया के जो श्रम कानून है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जिस वजह से इंडिया जो है एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस लिहाज से हम देखें तो काफ़ी टाइम से ये मांग चल रही थी कि लेबर लॉज में सुधार किए जाएँ, और इसलिए किया भी गया था। जो 44 लेबर लॉज थे उसको घटा के 4 कोड्स में जो है वो कोडिफाई किया गया था। तो ये जो आप 3 कोड्स देख रहे हैं ये पहले भी आया था पर उस टाइम पे ये पास नहीं हो पाया था। इसके साथ एक चौथा कोड है, दैट इज कॉल्ड वेज कोड। ये पहले ही पास हो चुका है। ये जो 3 कोड्स थे वो पास नहीं हुआ था, इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था पिछले साल। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस हुए थे, कुछ न्यू एडिशन हुए हैं, और इस बार जो लोकसभा का जो सत्र है उसमें इस तीनों को पास कर दिया गया है। तो एक एक करके हम कोड समझ लेते हैं। तो जब हम मेंस आंसर राइटिंग करेंगे 65 बीपीएससी का, तो आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं कि लेबर रिफॉर्म हुए हैं। अगर आत्मनिर्भर भारत से पूछे तो आप बोल सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट कदम है आत्मनिर्भर भारत की ओर। अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हम, तो हमारे लिए जो कोड्स हैं इसके जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से कोड्स हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से कोड्स जो हैं उसको पास किया गया है। तो पहला कोड है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, यानी कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020। सेकेंड कोड है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, यानी कि उपजीविका जनित सुरक्षा स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020। और जो तीसरा बिल है या कोड है उसको हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, यानी कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो कोडिफिकेशन है वो कैसे है। ये हमारे लिए याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट आप इसको पॉज करके 1 मिनट के लिए देख सकते हैं। जैसे कि टोटल 29 लॉज हैं, इसको जो है वो 4 कोड बिल्स 4 लेबर कोड्स में जो है वो कोडिफाई कर दिया गया है। इससे क्या हुआ है कि ये सिंप्लीफिकेशन हो गया लॉज का। तो जो वेज कोड है, जो मैंने आपको कहा पहले ही पास हो चुका है, इसमें 4 लॉज हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, मिनिमम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्सेट्रा। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसमें 3 लॉज हैं। उसके बाद जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड है उसमें 13 लॉज हैं। और उसके बाद सबसे अंत में जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसमें 9 लॉज है। इसी में आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 भी आता है। तो अब हम एक एक करके सारे जो कोड्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, यानी कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020। तो इसको समझते हैं। पहले क्या होता था ना, एक एक्ट था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इसके अंतर्गत जो भी एम्प्लॉयर या जो भी कंपनी या फिर जो भी एमएसएमई हो या फिर जो भी फैक्ट्री हो, उसके पास यदि 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो उसको सरकार से कंपाइल करना होता था, सरकार को बताना होता था कि किस वर्किंग कंडीशन में आप काम करवा रहे हैं, आप कौन से सोशल बेनिफिट्स दे रहे हैं, या फिर अगर उसको कंपनी बंद करनी होती थी, छटनी करनी होती थी, भर्ती करनी होती थी, तो उसको सरकार से कंपाइल करना होता था, सरकार से परमिशन लेना होता था। ये होता था वैसे लोगों के साथ जिनके पास 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। जिसके पास 100 से कम है उनको दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जिनके पास 100 से ज़्यादा है उनको ये सारी चीज़ों से कंपाइल करना पड़ता था। अब जो ये 100 वर्कर्स की जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 300 कर दिया गया। मतलब आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अब सरकार को बताने का कि वर्किंग कंडीशन क्या है, भर्ती कीजिए या फिर कंपनी बंद कीजिए, जब तक आपके पास 300 एम्प्लॉय नहीं है। अगर 300 से ज़्यादा है तब आप करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि रोज़गार सृजन, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसके लिए ये उचित नहीं था कि 100 कर्मचारियों तक आपको सारी चीज़ आपको बताना होगा। तो होता ये था कि जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर हैं, वो अधिक कर्मचारी को भर्ती करने से कतराते थे, और वो जानबूझ के अपने जो एम्प्लॉय है उसकी संख्या 100 से कम ही रखते थे, ताकि उनको सरकार के साथ कंपाइल करने की ऑब्लिगेशन निभाने की ज़रूरत ना पड़े। अब जो ये बढ़ा के 300 कर दिया गया है, तो अब क्या होगा, रोज़गार बढ़ेगा और नौकरी देने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी, राजस्थान के साथ साथ 16 राज्यों में ये जो थ्रेशोल्ड सीमा है वो 100 से बढ़ा के 300 कर दी गई है। वहाँ के अगर हम प्रारंभिक रुझानों को देखें तो वहाँ पे इसका फ़ायदा मिला है। जो सेकेंड बात है वो ये है कि इससे जो जितनी भी कंपनीज़ हैं या फिर जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। किसको हायर करना चाहते हैं, फायर करना चाहते हैं, कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो इससे एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमारे देश में इम्प्रूव होगा।
सेकेंड थिंग जो इस इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्राइक से संबंधित। यहाँ स्ट्राइक को लेके जो है वो कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि स्ट्राइक करने से पहले आपको 16 दिन का नोटिस देना होगा, और अगर जो भी मामला है वो आर्बिट्रेशन पीरियड ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि अगर कहीं पे वो मामला की सुनवाई हो रही है तो आप उस पीरियड में स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर उस पीरियड जब आर्बिट्रेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी आपको 60 दिन का नोटिस देना होगा, तभी आप स्ट्राइक कर सकते हैं। तो एक तरह से स्ट्राइक करना जो है, इलीगल स्ट्राइक करना एक तरह से डिफ़िकल्ट हो गया है। जो थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है वो है रीस्किलिंग फ़ंड, यानी कि जो मज़दूर निकाले गए हैं उनके रीस्किलिंग का एक फ़ंड जो है वो डेवलप किया जाएगा, और उस फंडिंग के जो पैसे आएंगे वो एम्प्लॉयर के द्वारा ही दिए जाएंगे। जैसे कोई वर्कर है, उसको 30 अगस्त को उसको जॉब से निकाला गया, तो उसका जो ये पूरा का पूरा महीने में उसको मान के चले कि 10,000 रुपया वो कमाता था, तो इसका जो 15 डेज़ का जो सैलरी होता है यानी कि 5,000, इतना रुपया जो है वो रीस्किलिंग फंड में किसके द्वारा डाला जाएगा, एम्प्लॉयर के द्वारा डाला जाएगा। और साथ ही कुछ अलग सोर्सेज भी होंगे जिसके बारे में बिल में मेंशन नहीं किया गया है। तो 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या, कि जो थ्रेशोल्ड था 100 वर्कर्स का उसको बढ़ा के 300 कर दिया गया है। जो स्ट्राइक करना है उससे पहले आपको 60 दिन का नोटिस देना होगा, और जो रीस्किलिंग फंड है उसमें जो है एम्प्लॉयर के द्वारा पैसा जमा किया जाएगा 15 डेज लास्ट विड्रॉन बाय द वर्कर के द्वारा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है इस कोड के। इसको लेके कुछ कंसर्न्स भी हैं क्या, कि अगर 300 जो ये वर्कर का जो थ्रेशोल्ड कर दिया गया है, तो अब ये हो सकता है कि जो पावर है वो एम्प्लॉयर के पास आ गया है, हायरिंग फायरिंग का, डिसमिसल का, मिसकंडक्ट बोल के आप उसको हटा सकते हो। तो एक तरह से जो वर्किंग कंडीशन है, जो सर्विस कंडीशन है, उसमें सुधार नहीं आएगी, और वर्कर्स जो जिस कंडीशंस में काम करते हैं उसमें और भी ज़्यादा जो लेबर राइट्स है उसका हनन होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि इतना जो 60 दिन का जो टाइम देना होगा, अगर आर्बिट्रेशन में चल रहा है फिर भी आपको 60 दिन का टाइम देना होगा, तो एक तरह से जो लीगल स्ट्राइक है वो तो इम्पॉसिबल ही हो गया है। और जहाँ तक रीस्किलिंग फंड की बात है, तो वहाँ पे कहा गया कि एम्प्लॉयर जो है वो 15 दिन का सैलरी उसमें डालेगा, पर जो अदर सोर्सेज है उसके बारे में चर्चा ही नहीं की गई है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कोड के बारे में, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है माइग्रेंट वर्कर का। तो माइग्रेंट वर्कर किसको कहते हैं? माइग्रेंट वर्कर उनको कहते हैं जो अपने राज्य यानी कि अपने होम स्टेट को छोड़ के डेस्टिनेशन स्टेट में जाते हैं, किसी और स्टेट में, और जिनकी आमदनी जो है वो 18,000 से कम होती है। ठीक है, तो वैसे लोग जो एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं और उनकी जो मंथली जो इनकम है वो 18,000 रुपये से कम होती है, तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। पहले का जो डेफिनेशन था वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे था, उससे हटके ये नया डेफिनेशन दिया गया है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो यहाँ पे कही गई है कि एक कंपलसरी फैसिलिटी मुहैया कराई जाएगी, एक हेल्पलाइन वैसे लोगों को, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक हेल्पलाइन सिस्टम कंपलसरी है, आपको रखना ही होगा। और साथ ही साथ एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ये माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रावधान किए गए हैं। और इस बिल में, इस कोड में एक और चीज़ अच्छी की गई है वो है महिलाओं से संबंधित, कि महिलाओं के बारे में यहाँ पे काफ़ी ख्याल रखा गया है, खास करके वैसी महिलाएं जो नाइट शिफ्ट में जो काम करती है, उनको जो परेशानियों की सामना करना पड़ता है उससे संबंधित। यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहाँ पे महिलाओं को रात में काम करने से मना किया जाएगा, और उनकी सुरक्षा का जो जिम्मेवारी है वो जो एम्प्लॉयर है, वो जो नियोक्ता है, उसकी होगी। और साथ ही साथ कोई महिला रात में काम करना चाहती है या नहीं, इसका कंसेंट जो है वो आपको लेना पड़ेगा बिफोर एम्प्लॉइंग हर। तो नाइट शिफ्ट ऑफ वुमेन, इसमें आपको प्रोविजन किए गए हैं। साथ ही साथ मेटर्निटी बेनिफिट जो है वो पहले कुछ ही सेक्टर्स में थे, इसको जो है बाकी सेक्टर्स में भी अप्लाई किया जाएगा। इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था फॉर जेंडर पैरिटी, मतलब एक काम के लिए मर्दों को अलग और महिलाओं को अलग सैलरी अब आप नहीं दे सकते। और जो महिलाएं जिनके बच्चे हैं उनके लिए जहाँ पे वो काम कर रही है, क्रिच फैसिलिटी का होना बहुत ही आवश्यक होगा। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी अभी तक, कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे प्रावधान किए गए हैं इन सेकेंड कोड। इसके अलावा भी कुछ बहुत ही अच्छे प्रावधान हैं, जैसे कि अगर किसी वर्कर की डेथ होती है तो जो कंपनसेशन दिया जाता था एम्प्लॉय के द्वारा, और जो पेनल्टी भरनी पड़ती थी एम्प्लॉयर को, तो कंपनसेशन के साथ साथ पेनल्टी का 50% भी उसके फैमिली को दिया जाएगा जिस वर्कर की डेथ जो है वो वर्क प्लेस पे हुई है। साथ ही साथ कुछ वर्कर्स जो सर्टेन एज से ज़्यादा हैं, यानी कि जो एक एज लिमिट से बाहर हैं, उनके लिए फ्री हेल्थ चेकअप किया जाएगा वंस इन ईयर, साल में एक बारी उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। और पहले क्या होता था ना कि जैसे यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, तो लोग जो वर्कर्स होते थे वो आने जाने से बचने के लिए, मतलब आने जाने में आपको भाड़ा लगता था, टाइम लगता था, तो इसी के आसपास जो है स्लम्स बना के रहने लगते थे।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सोचा गया है कि जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, वो इनको अलाउंस देगा, आने जाने का जो खर्चा होता है वो इसके द्वारा दिया जाएगा, ताकि ये जो झुग्गी बस्तियाँ जो बनाई जाती है फैक्ट्री के आसपास, उससे थोड़ा सा छुटकारा मिल सके, और जो वर्कर है वो जहाँ रहते हैं वहीं पे रह के आने जाने का जो उनको कॉस्ट होता है ये एम्प्लॉयर देंगे। और साथ ही साथ ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड है, अब आईटी और सर्विस सेक्टर को भी कवर करेगा, पहले ये इसको कवर नहीं करता था। अब हम अपने थर्ड कोड पे आते हैं, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में। यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो रिकमेंडेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करे। गिग वर्कर्स किसको कहते हैं? गिग वर्कर्स फ्रीलांसर वर्कर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लेट्स जस्ट से कि आपको कोई ट्रांसलेटर का जॉब आया कि आपको इतनी सारी चीज़ें ट्रांसलेट करनी है, आपका एक बेसिस है, आप वहाँ पे जॉब नहीं करते, आपने अपना काम किया, पेमेंट लिया, यू आर डन, अब आप कहीं और चले जाएंगे, तो इसको हम गिग वर्कर्स कहते हैं। जैसे कि ओला, उबर, टैक्सी ड्राइवर्स, ठीक है, बाकी सारे जो होते हैं, तो एक गिग इकॉनमी भी होती है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ऐसे वर्कर्स जो रेगुलेशन में नहीं आते सरकार के, उनके लिए जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करेगी, कौन सी? वो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, वैसी कंपनी जो गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है, उनको उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए अपने सालाना टर्नओवर का 1 to 2% जो है वो उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो गिग वर्कर्स काम तो करते थे, लेकिन क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते थे तो उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलती थी सामाजिक सुरक्षा की। तो अब कहा गया है कि वो कंपनी जो गिग वर्कर्स रखती हैं, उनको अपने सालाना आमदनी का 1 to 2% जो है वो इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने सारे कोड समझ लिए। प्रधानमंत्री जी का इसके बारे में ये कहना है कि ये ब्रिलियंट एग्जाम्पल है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का। ये इंश्योर करेगा कि हमारे देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आसान हो, और ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, मतलब जिस तरह से बदल रहा है दिन दुनिया, उससे जो है ये एक लैब बनाने की स्थापना करता है। और साथ ही साथ ये जो रेड टेपिज्म था, जो इंस्पेक्टर राज था, इस सब चीज़ को दूर करने का प्रयास करता है। पर जो हमारे विपक्ष है उनका कहना है कि इस कोड बिल को लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं, स्ट्राइक करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। तो अब हम समझते हैं कि इसके बेनिफिट क्या क्या हुए हैं वेरियस सेक्टर पे। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ है। तो ये जितने लॉज थे आपने उस स्लाइड में देखा होगा कि बहुत ही पुराने हैं, 46, 47, और अभी हम 2020 में रह रहे हैं। तो ये सारे के सारे इतने पुराने लॉज थे, इससे हमको जितना डेवलपमेंट हुआ है उसके हिसाब से हमें लॉ में तब्दीली करने की आवश्यकता थी। तो सबसे पहला है कि उस तरह के लॉ से हमारा छुटकारा हुआ। सेकेंड थिंग, आपने 44 लॉज को आपने 4 कोड में डिवाइड कर दिया, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज हो गया। दूसरी बात, एक डेटाबेस बनाया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स का भी। तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड जो बनाया जाएगा गिग वर्कर्स के लिए, तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, वैसे लोग जो रेगुलेशन में नहीं आते हैं उनका सरकार जो है पॉलिसी बना सकती है, उनको बेनिफिट मुहैया करा सकती है। अगर हम इकॉनमी की बात करें तो पहले जो मैंने आपको कहा कि 100 कर्मचारियों का जो सीमा था, कि अगर आपके पास 100 कर्मचारी हैं तो आपको सर्टेन ऑब्लिगेशन फॉलो करने होंगे, तो इस वजह से नौकरी मतलब जनरेशन नहीं होता था। तो अब ये 300 कर दिया गया है, ऑलरेडी 12 राज्यों में ये अप्लाई हो भी चुका है पहले से ही। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नौकरियां जो हैं वो बढ़ेंगी, और जितने भी नियोक्ता है यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही साथ आप जो है इंस्पेक्टर राज सिस्टम से आप आगे निकल रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर जॉब अपना फैक्ट्री बंद करना होता था तो आपको सरकार से परमिशन चाहिए, तो अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे तो आप बंद कर सकते हो। आप हायरिंग फायरिंग को लेके आपके पास राइट्स है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आपका बढ़ रहा है। और अगर इस तरह की सुविधाएं, लेबर लॉज में रिफॉर्म, मतलब आपके कंट्री में FDI ज़्यादा आएंगे। अब हम बात करते हैं जो एम्प्लॉयर हैं उनको क्या फ़ायदे होंगे। तो श्रम सुधारों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 16 राज्यों में जो है वो पहले ही 300 वाली जो थ्रेशोल्ड है वो लागू कर दी गई है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इन्हीं को होगा कि छँटनी करने की इनको इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। अगर इनके पास 300 से कम है, इनसे ज़्यादा होगी तभी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको कंपाइल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो ऑफिसर्स होते थे, जो ब्यूरोक्रेसी होते थे, लेबर ऑफिसर्स, ये अलग अलग धाराओं में कहते थे कि आप इस चीज़ का फॉलो नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, तो करप्शन बहुत था। तो अब जो है ये इनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा जॉब देना, उसका कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। इजी एग्जिट, यानी कि अगर इनका प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ये बंद कर सकते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनका बढ़ जाएगा। एम्प्लॉय जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए क्या फ़ायदा होगा, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग है। महिलाओं के लिए नाइट ड्यूटी, इक्वल पे, क्रेच फैसिलिटीज़, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारे। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए हेल्थ चेकअप,
बाकी सारी चीज़ें। गिग वर्कर्स के लिए अब इनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, और माइग्रेंट वर्कर के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल, इनका एक डेफिनेशन दिया गया है, एक डेटाबेस बनाया जाएगा ताकि इनसे रिलेटेड जो पॉलिसी है वो बनाई जा सके। तो ओके फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।